बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सुनो हिंदुस्तान के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं अजीम राना। भारतीय प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करने का हमारा ये सिलसिला जारी है। सुनो हिंदुस्तान शाइनिंग इंडिया के नारे के पीछे मोदी और उसके कुंबे ने भारत की गुर्बत को छुपाने की नाकाम कोशिश की है। 1.5 अरब हिंदुस्तानियों के मुल्क को वर्ल्ड कॉरपोरेट सेक्टर की रखेल बना दिया है। सुनो हिंदुस्तान, जिस शाइनिंग इंडिया पर तुम अकड़ते हो वो गैर मुल्की कंपनियों की इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारा मेक इंडिया नहीं, तुम्हारी अशराफिया ने तुम्हारे गरीबों को मगरबी सरमायाकारों के हाथ सस्ती लेबर के नाम पर बेच दिया है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है सब जरा जरा। सुनो हिंदुस्तान शाइनिंग इंडिया के नारे की हकीकत G20 कॉन्फ्रेंस के वक्त खुली, जब तुमने अपनी बेशबहा गुर्बत को अंडर कारपेट किया, अपनी कच्ची आबादियों को कनातों से छुपाने की कोशिश की। 12.5% गुर्बत के दावेदार इंडिया की 80% आबादी महाना 5 किलो मुफ्त अनाज की स्कीम में रजिस्टर्ड है। चमकते दमकता तुम्हारा हिंदुस्तान गरीब की लकीर से नीचे बसने वालों का दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है। द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत की 90% आबादी 25,000 महाना से कम कमाती है और 21 करोड़ हिंदुस्तानी महाना 5,000 कमाते हैं। आम हिंदुस्तानी की ये शर्मनाक आमदनी तुम्हारे चमकते दमकते इंडिया का हकीकी चेहरा है। सुनो हिंदुस्तान, तुम्हारे देश में 70% आबादी वॉशरूम के बगैर ही जी रही है। 80% के पास पीने का साफ पानी नहीं है। तुम्हारे शहरों और देहातों में सहूलियात का फर्क गैर मामूली तौर पर नुमाया है। सुनो हिंदुस्तान, तुम्हारे मुल्क के 1% अमीर लोग तुम्हारी 40% दौलत के मालिक हैं। 2 सालों में तुम्हारे अरबपति 102 से बढ़कर 188 हो चुके हैं। तुम्हारे 100 अमीर तरीन लोगों की दौलत $660 बिलियन है। तुम्हारे टैक्स निज़ाम का हाल ये है कि 50% निचली आबादी तुम्हारे मुल्क का 64% GST देती है। सिर्फ 4% अमीर इंडियंस 10% GST भरते हैं। सुनो हिंदुस्तान, आज तुम्हारे शाइनिंग इंडिया का पोस्टमार्टम करेंगे। तुम्हारी अंडर कारपेट गुर्बत दुनिया भर को दिखाएंगे और तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा मोदी कुंबा तुम्हें सरमायाकारों के हाथों बेच चुका है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि भारत का शाइनिंग इंडिया का ढोंग तो हमने ऊपर दिए हुए अपने डाटा के जरिए बयान कर दिया। ये बताएं कि जिस मुल्क में 50 करोड़ आबादी के पास टॉयलेट नहीं, 60 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं, वो कहां और कैसे शाइन कर रहा है? क्या ये शाइनिंग इंडिया महज गोएबल्स की तर्ज का प्रोपेगेंडा है जो उसने अपनी फिल्मों से रास्ते किया है? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये सोचिएगा कि शाइनिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नारा किसने दिया था जी। तो जब आप इसकी तारीख में जाएंगी तो शाइनिंग इंडिया का नारा नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया था। शाइनिंग इंडिया का नारा जो है वो मनमोहन सिंह के जमाने में आया था, जो वाकई एक इकोनॉमिस्ट था और इंडिया को ओपन, उसने इंडिया की तजारत को जो है वो ओपन मार्केट के अंदर खोल दिया था। और उसके जमाने में एक डाइवर्सिफिकेशन आई इनके बिजनेस में और डाइवर्सिफिकेशन आई इनकी इकोनॉमी में। अब होना ही चाहिए था कि वो पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी जमहूरियत के फ्रेमवर्क में और जो भारत का एक कल्चर है जिसको आप सेकुलर कल्चर कहते हैं, उस फ्रेमवर्क में वो जो पॉलिसीज हैं उनको कंटिन्यू रहना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? ये कि उसके बाद एक ऐसा दहशतगर्द जो है वो इंडिया में पावर में आ गया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसने क्या किया? वो है आरएसएस का एक वर्कर, वो आरएसएस के कैंप में रहा है और आरएसएस की आपको आइडियोलॉजी पता है कि वो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई रहेगा तो सिर्फ हिंदू रहेंगे और अगर बाकी जो लोग हैं उनको भी हिंदुइज्म पे आना पड़ेगा। अब जब आप अपनी सोच को, अपने सोशल फाइबर को, अपने इकोनॉमिक फाइबर को इस तरह स्क्वीज करते हैं तो वहां पे फिर चंद इंडिविजुअल्स परवान चढ़ते हैं और वो इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो आपकी लीडरशिप के क्लोज होते हैं। वो इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो आपकी लीडरशिप के साथ अटैच थे। अब उनके साथ कौन अटैच है? उनके साथ अटैच है अंबानी, उसके साथ अटैच है अडानी। आपने देखा ये नरेंद्र मोदी जब से वहां से सऊदी अरब से वापस आया है, इसने किसी पॉलिटिकल आदमी से मिलने से, अपनी पार्टी के अलावा या किसी अपना पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपना बातचीत करने के बजाय ये 2 फिल्म एक्टरों को जाके मिला है। एक बार अशोक कुमार के, क्या बताए वो कौन, उनसे इसने मुलाकात की है और इसका तमाम का तमाम जो एजेंडा है वो मजहबी दहशतगर्दी पे बेस करता है। तो इसलिए इंडिया के अंदर एक और सवाल उठ रहा है। ये जो मुंबई, ये जो पहलगाम का जो अटैक हुआ है
उसके बाद वो वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी का मसला जो खड़ा, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी अलग, वहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी, वहाँ लोग किस तरह जा सकते थे? उनका इसका मतलब है कि आपके जो लोग हैं वो इनकॉम्पिटेंट थे, अनप्रोफेशनल थे। तो जी आपने बिल्कुल अंबानी ब्रिगेडियर को साहब, तो ये एक्स तमाम तर सिक्योरिटी बातें हो दी रही है, हैं, बिल्कुल जिसका सिक्योरिटी लैब्स की बातें हो रही हैं, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज फेल हो गई, ये बातें हो रही हैं। हम तो भारतीय इकोनॉमी का जो एक बबल है उसको बस्ट कर रहे हैं। आज के भारत की जानिब से जो ये तासुर दिया जाता है कि वो शाइनिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर सामने आया है, तो असल बात तो ये है कि जब सूरत हाल ये हो, जैसे जन्नत ने सवाल में पूछा कि 50 करोड़ आबादी के पास टॉयलेट नहीं है, 60 करोड़ गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, तो ऐसे हालात में जंग अफोर्ड कर सकते हैं? जंग सेन माइंड की बात कर रहा हूँ, एक अक्लमंद जहन की बात कर रहा हूँ, एक साइकोपैथ की बात नहीं कर रहा मैं, एक मजहबी तौर पे डीजनरेटेड आदमी की बात नहीं कर रहा, एक सोशली डीजनरेटेड लीडर की मैं बात नहीं कर रहा, एक हवास वाख्ता शख्स की मैं बात नहीं कर रहा, एक बुचर ऑफ गुजरात की बात मैं नहीं कर रहा, जी एक कसाई की बात मैं नहीं कर रहा। अगर तो लीडर जो है वो अकल रखता है, विजन रखता है, और अगर लीडर अपने मुल्क के अवाम का दर्द रखता है और वो अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, तो जो आपने फिगर्स पेश किए हैं दे आर 100% करेक्ट। तो ये आप मुझे बताइए, क्या वो अवाम की बेहतरी के लिए काम करता नजर आ रहा है? बिल्कुल भी उसकी नहीं। यारियां हैं अंबानी से, उसकी यारियां हैं अडानी से, उनसे वो किकबैक लेता है। दूसरे हैं जो मजहबी डीजनरेटेड लोग वहां पे हैं, जो बीजेपी के करता धरता है और आरएसएस के करता धरता है। वो चंद इंडिविजुअल्स हैं जिनके अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो उनकी दौलत में ट्रिलियन ऑफ रुपीज का इजाफा हुआ है। तो अगर तो आप एक अक्लमंद आदमी की, एक अक्लमंद लीडर की, एक सोच रखने वाले लीडर की, एक पढ़े लिखे लीडर की, एक स्टेबल लीडर की बात करते हैं जो दुनिया के अंदर जमहूरियत पे या अच्छे असूलों पे वो बिलीव करता है और वो जी अवाम की वेलफेयर चाहता है, तो वो तो जंग नहीं चाहेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक साइकोपैथ की, हम बात कर रहे हैं एक मजहबी डीजनरेटेड इंसान की, हम बात कर रहे हैं एक बुच्चर की, हम बात कर रहे हैं एक जिलालत से भरे हुए इंसान की, एक हम ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जो अकलियतों का खून करता है। हम ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ एहसान जाफरी, जिसने जो उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उसकी फैमिली को इस शख्स ने मरवाया अपने गुंडों से गुजरात के अंदर, और उसको मरवाने के बाद इसको तसल्ली नहीं हुई, इसकी हविस को तसल्ली नहीं हुई। इसने कहा कि उसकी लाश के 6 टुकड़े करो और मुख्तलिफ जगह पे गुजरात में दरख्त पे फिर तो लटका दो। ब्रिगेडियर साहब, तो भारत इस अपनी किस्म जिस का जो इकोनॉमी पे इंसान है, अपनी जिस इकोनॉमिकल पावर पे भारत इतना इतराता है, वो तो फिर दरअसल एक तिनकों का महल ही साबित हुई। वो तिनकों का महल तो होगी जो वो चंद इंडिविजुअल्स के हाथ में होगी। जी देखे ना, मिन हैसुल कौम जो आप तरक्की करते हैं उसका डिविडेंड जो होता है वो अवाम पे आता है। और दुनिया की बहुत सारी वेलफेयर आपको नजर, आप स्विट्जरलैंड में चले जाएं, पिछले से पिछले साल स्विट्जरलैंड में उनकी म्यूनिसिपल कमेटीज ने अनाउंस किया था ज्यूरिख में खास तौर पे जी कि जी आप अपना जो है ना वो सोशल पेमेंट जो होती है म्यूनिसिपल लोकल गवर्नमेंट की वो ना कराएं, क्योंकि हमारे पास पैसा इतना है कि हमसे खर्च नहीं हो रहा है। ये होती है वेलफेयर स्टेट। अब आपने जो स्टैटिस्टिक पेश की है उससे आपको लगता नहीं है कि इंडिया के अंदर अवाम को किस बुरी तरीके से जिबा किया जा रहा है, बिल्कुल। किस बुरी 48% जो है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हम तो चले हमारे यहाँ भी ये चीजें हैं, हमारे यहाँ भी वीकनेसेस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उन चीजों को कवर करके ये कहते हैं हाँ जी हमारे यहाँ इकोनॉमिक वीकनेसेस हैं, हम उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें बढ़ के नहीं मारते जिस तरह बिल्कुल वो सर, अगर नरेंद्र हम मोदी जैसा मोदी साइकोपैथ मीडिया बढ़ की के बात मारता करें, है। मोदी तो मीडिया जो की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो वो परसेप्शन तो बनाने की कोशिश करते हैं कि इंडिया बहुत शाइन कर रहा है। जावेद अख्तर साहब जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था कि लाहौर में कच्ची आबादियां नजर ही नहीं आती। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया में दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें तो वहां पर कच्ची आबादियों के अनबार हैं। और जब ब्रिगेडियर साहब G20 का इजलास हुआ तो उससे कबल जो कच्ची आबादियां थी उन्हें पर्दों के पीछे छुपा दिया। हम कैसे भारत का ये पर्दाफाश करें, क्योंकि दुनिया भर में ये तासुर है कि इंडिया तो तरक्की करते हुए मरीख पर जा पहुंचा है, हालांकि हकीकत से इसका बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप ट्रंप ने जब विजिट किया था ना अमेरिका को, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप फर्स्ट टर्म में, जिस दिन वो लैंड किया था ना उससे पहले एयरपोर्ट से लेके और जहां तक उसने जाना था, तो अगर आप उस वक्त की फिल्म निकाले ना तो आपको नजर आएगा कि उस पूरे इलाके को पर्दे लगा के और कर्टन लगा के और
अपना स्टील के शटर लगा के बंद कर दिया गया था, बिल्कुल। क्योंकि उस रास्ते पे पीछे सारी गलाजत थी और वो लोग थे जिनको ये अनटचेबल्स कहते हैं। और आपको पता है अनटचेबल किसको कहते हैं? अछूत को दलित कहते को हैं। हम दुनिया का कोई मजहब उठा लीजिए आप, इस्लाम, जैन, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जो मजहब, किसी मजहब में अनटचेबल, अछूत का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अछूत का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू मजहब, और ये शख्स जो है, और वहां पे ब्राह्मण से ज्यादा दलित की आबादी, ये उनको इंसान ही नहीं तस्वुर करता है। तो बात ये है कि वहां पे जावेद अख्तर तो यहाँ आते हैं, यहाँ आके वो पाकिस्तान के खिलाफ भाई कहते हैं, यहाँ के वापस जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करने रहता है। मैं तो लानत है उन लोगों पे जो जावेद अख्तर को यहाँ बुलाते हैं। मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जावेद अख्तर को जहाँ बुलाते हैं। जावेद अख्तर जिस तरह एंटी पाकिस्तानी बातें करता है, वो इंडिया में एक बहुत चीज है, ये जो जावेद अख्तर जैसे मुसलमान है ना, ये वो होते हैं ना, मोर लॉयल देन किंग वाली आपने बात सुनी होगी, ये हिंदुओं से ज्यादा अपने आप को इंडियन साबित करने की कोशिश करते हैं। ये इतने बेशरम लोग हैं। जावेद अख्तर से मैं आपके टीवी पे कह रहा हूँ, जावेद अख्तर से बड़ा बेशरम इंसान कोई नहीं है, बेगैरत इंसान कोई नहीं है। उसको यहाँ पे इतनी हॉस्पिटैलिटी दी जाती है जितनी आप तस्वुर नहीं कर सकती, और वो यहाँ जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है। तो बात यह है कि हमें भी सोचना चाहिए कि वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेट कर रहे हैं, व्हाई शुड वी कॉल देम, व्हाई शुड वी डिपेंड ऑन देम? हमें क्या जरूरत है उनको बुलाने की, उनसे बातचीत करने की? तो इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, आपने जो स्टैटिस्टिक्स पेश किए हैं, वो पूरी दुनिया को पता है। अब अगर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट आप अमेरिका से कर लेते हैं तो आपकी आवाम की हालत तो ठीक नहीं होती ना। आप तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं राफेल तैयारे खर्च करने पे, जो आप फ्रांस से तैयारे ले रहे हैं, $8 अरब का वो तैयारा है। और फिर ब्रिगेडियर साहब, इस मईशत के असरात तो फिर फौज पे भी आते हैं। अब चूंकि जंगी माहौल बनाया हुआ है भारत ने, हमारे पास जो नंबर है कि हर साल 100 से ज्यादा भारतीय फौजी जहनी दबाव के हाथों खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि वो हार्ड एरिया में लड़ना नहीं चाहते, वहां पे काम नहीं करना चाहते, रिटायरमेंट के बाद रोजगार के लिए वो परेशान होते हैं। तो ऐसी फौज क्या लड़ेगी? देखिए, मैं एक बात आपको बड़ी क्लैरिटी से कह दूं, और वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं उनकी फौज की लड़ाई की जो इस्तात है उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे फौज में ये सिखाया गया है कि आप दुश्मन को अपने से एक नंबर ऊपर करके कंसिडर करें, और मैं ये कॉन्सेप्ट भेजना भी नहीं चाहता। इंटरनल जो चीजें होती है वो बहुत सारी कंट्रोल हो जाती है जब एक्चुअल कॉम्बैट में दाखिल। हाँ, उनकी आर्मी में प्रॉब्लम्स हैं, एयरफोर्स में भी प्रॉब्लम्स है। मैं एक प्रॉब्लम आपको बताऊं, एक होता है जब आप एयरफोर्स के जहाज फ्लाई कर रहे होते हैं ना, तो एक साइकिल होता है उनके टायरों का, जिसको आप टायर रोटेशन कहते हैं। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स, यानी आपने एक पर्टिकुलर किलोमीटर के बाद जहाज के अंदर नए टायर लगाने होते हैं, तो उस वक्त उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दे डू नॉट हैव इनफ टायर्स फॉर द एग्जैक्ट टायर रोटेशन। इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं अगर एज ए मिलिट्री मैन इंडिया की आर्मी को एनालाइज करूंगा, तो मैं उनकी कॉम्बैट पावर को अपने से ऊपर रख के फिर मैं अपना प्लान बनाऊंगा। हमें अपने प्लान को इस तरह मजबूत करना है कि हम किसी भी किस्म की सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर सके। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, दे मे ओवरकम प्रॉब्लम इफ दे गेट इनटू एक्चुअल कॉम्बैट। लेकिन वहां पे जो एक प्रॉब्लम जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये ना, वो ये है कि अभी रिसेंटली उनके मिलिट्री अपना DGMI ने एक लेटर लिखा है, लेफ्टिनेंट जनरल कुमार उनका नाम है, और उस लेटर की हेडिंग है डिप्लॉयमेंट ऑफ द 6 पर्सन ऑन सेंसिटिव ड्यूटी। और उस लेटर में उन्होंने तमाम फॉर्मेशन को, नॉर्दर्न कमांड, साउदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, और जितनी उनकी कोर्स हैं उन सबको 15 कोर, 12 कोर, 7 कोर, और जितने डिवीजन, उन सबको कहा है, उन सबको ये लेटर उन्होंने कहा है कि भाई आपने जब अपना 6 पर्सन को डिप्लॉय करना है तो उनको सेंसिटिव ड्यूटीज पे डिप्लॉय ना करें। ये उस लेटर के अंदर मेंशन किया है। उनको फॉरवर्ड चेक पोस्ट पे ना लगाएं, उनको आप सिग्नल यूनिट्स में ना लगाएं, उनको आप ड्रोन की यूनिट्स में ना लगाएं। तो ये बताइए, इस किस्म की चीजें जब आप करेंगे तो उन सिखों को क्या मैसेज आएगा? इस वक्त सिखों को खड़ा होना चाहिए, इस वक्त सिखों को इंडियन आर्मी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए कि आप हमारे ऊपर डिपेंड ही नहीं करते हैं। आपको पता है सेक्शन 71 वॉर में इंडियन आर्मी चीफ कौन था जिसने ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जब। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमारे साथ मौजूद थे, जो कि शाइनिंग इंडिया के नारे के हकाइक की रोशनी को क्रश कर रहे थे। तो सुनो हिंदुस्तान, बॉलीवुड की फिल्मों ने तुम्हें ख्वाबों की दुनिया में धकेल दिया है, और आलम यह है कि तुम्हारे नौजवान और तलबा तालीमी वसाइल न होने, घरेलू मौशी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकामी पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं, और तलबा में खुदकुशी की ये शरह तुम्हारी शराय पैदाइश से भी ज्यादा है।
तुम्हारे किसान तुम्हारी कॉरपोरेट एग्रीकल्चर पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। अखराजात में उलझे हर लाख में से 8 किसान अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं। सुनो हिंदुस्तान, कहने को तुम दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशी कुव्वत बनने जा रहे हो, मगर हालत यह है कि तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 5 करोड़ से सुकड़ कर 3 करोड़ नौकरी तक आ चुका है। तुम्हारे 15% ग्रेजुएट्स और 67% इंटरमीडिएट पास नौजवान बेरोजगार हैं। तुम्हारे मुल्क में पाकिस्तान की आबादी के बराबर तो नौकरी से महरूम लोग बसते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। मेजर मेसम रजा रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहिएगा कि भारत का हाल तो ये है कि भारतीय हुक्मरान चांद पर हैं, अवाम पताल में हैं, क्योंकि वहाँ शाइनिंग इंडिया से वो अफराद मुस्तफीद होते हम देखते हैं जिनका ताल्लुक या तो अशराफिया से है या फिर जो बड़े शहरों में रहते हैं जिनकी तादाद 20 से 25 करोड़ के दरमियान होगी। बकिया 1 अरब से ज़ायद जो भारतीय बाशिंदे हैं वो पहले की तरह हमेशा गुर्बत, बीमारी, जहालत, पसमानदगी, बेरोजगारी, महंगाई के पंजों में फंसे हुए हैं। तो ये कौन सा चमकता दमकता इंडिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पूरी दुनिया के इस वक्त कोई भी आप पॉवर्टी के ऊपर इदारिये खोल के देख लें, यूनाइटेड नेशन की आप इस पे रिपोर्ट्स देख लें और यूनाइटेड नेशन हेल्थ प्रोग्राम की आप रिपोर्ट देख लें, आप एशिया टुडे की रिपोर्ट्स देख लें, आपको जगह जगह एक ही चीज नजर आएगी कि जो भारत की जो पब्लिक है वो पॉवर्टी लाइन से कितनी नीचे है। एक रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी इस वक्त 12 करोड़ पब्लिक जो है, 12 करोड़, ये छोटी फिगर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी फिगर है, जो इस वक्त टॉयलेट से महरूम है। टॉयलेट से महरूम का मतलब ये है कि ये फिर रेलवे की पटरियों पे जाके जो है वो अपना सारा गंद कर रहे हैं। आप उसके बाद अब एक मेरे हाथ में इस वक्त एक प्राइज इंडिया की रिपोर्ट है जो इंडिया टाइम्स में ही छपी हुई है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 10,000 जाने डेली की जाया हो रही हैं इंडिया में, मुख्तलिफ मत में, कत्लो गारत में, वुमेन बेबी गर्ल किलिंग में, उसके बाद खुदकशी में, उसके बाद इज्जत के नाम के ऊपर मारने पे, गुर्बत के हाथों खुदकशी पे, फाका में 10,000 से ज्यादा अमवात हैं और जिनमें से 7,000 से ज्यादा सिर्फ भूख की वजह से अमवात हो रही है। और अब ये पाकिस्तान के किसी जिंदगी की छपी हुई रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिया की राइज इंडिया की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी रिपोर्ट तो ये दुश्मन की रिपोर्ट समझ के उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं इनके नजदीक, मगर हम जो बात करेंगे इन्हीं की छपी हुई और इन्हीं के मीडिया के रेफरेंस से बात करेंगे। सही। या हम इंटरनेशनली जो ऑथेंटिकेटेड इदारे हैं हम उनकी बात करेंगे। अब ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। आप जो एक तरफ दूसरी तरफ आप इनका जंगी जुनून देखें, आपको याद होगा 2019 में जब फरवरी में हमने इनका अभिनंदन वाला जहाज गिराया था जिसका मलबा अभी तक वहां पड़ा हुआ है और अभिनंदन साहब चाय पी के चले गए थे, तो मोदी साहब ने गुजरात में जाकर एक जलसे से खिताब किया और इस खिताब में जाके उन्होंने बड़ा लहक लहक के एक बात बोली कि आज अगर भारत के पास राफेल तैयारे होते तो भारत को आज ये दिन ना देखना पड़ता। जी जी बिल्कुल। दुनिया ने आगे नारे मारे। फाइनली ही अचीव्ड हिज टारगेट। 630 अरब इंडियन करेंसी का इन्होंने राफेल 26 तैयारों की डील की। अब ये 630 अरब के जो इन्होंने 3.5 जनरेशन के जहाज दिए, अगर वो 630 अरब इंडियन पब्लिक के ऊपर उनकी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए लगाते तो आज इंडिया का चेहरा ही कुछ और होता। बिल्कुल। अच्छा, उसमें से इनको मिला क्या? 7 जहाज टोटल इनको मिले। बाकियों की किसने आज तक ये पे कर रहे हैं? जो मोदी साहब का फ्रंटमैन था वो तो अपना कमीशन लेकर निकल गया। जहाजों की ना इनको सोर्स कोड आज तक मिल सका है और वो सोर्स कोड ना मिलने की वजह से जो 28 तारीख को इन्होंने पेट्रोलिंग की कश्मीर में परवाजें की हैं, इनके जैमर, पाकिस्तान के जैमर्स ने, एनआरटीसी के लोकल बने जैमर्स ने इनके रडार जैम कर दिए दोबारा और इनके
जहाजों को, राफेल की बात जी। कर रहा हूं मैं, जी। इनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी श्रीनगर। ये वापस उस बेस पे भी नहीं जा सके जहां से उड़ के आए थे। जी। जी। कितनी ज्यादा अमाउंट आपने उस 3.5 जनरेशन जहाज पे, जिसका ना आपके पास सोर्स कोड है, हम्म। जो ना आप उड़ाने के काबिल हैं, ना वो हमारे साथ लड़ने के काबिल है। पाकिस्तान तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर रहा है, जो कि अभी हम जिसका अब अगर कोई मुहिम जो ये करते हैं तो इसका हम इनको सरप्राइज ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि इनको जिंदगी भर वो याद रहेगा। जी। मेजर साहब, और ये इस सरप्राइज अमल में 5th मैं जनरेशन यही बात प्लेन के जरिए आपसे होगा सर? गुजारिश करना चाह रहा हूँ। जी। अच्छा सर, जैसा कि आपने बात की कि दिफाई बजट तो भारत का बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस मुल्क में गुर्बत जो है वो इस बहुत ज़्यादा हो और इतना फ़र्क हो, क्या वो मुत्तहद होकर एक कौम बनकर दुश्मन का मुकाबला कर सकती है, ख़ास तौर पर जब उनके आगे एक अल्लाह के मानने वाले मुत्तहद होकर खड़े हों? देखें, वो एक पंजाबी का एक मुहावरा है कि पले नहीं टेला तो कर दी मेला मेला। ये मोदी साहब के ऊपर बिल्कुल वो मुहावरा बिल्कुल सेट आता है। इन्होंने बम्बई में चंद मीडिया हाउसेस बना के, कॉल सेंटर्स बना के, तो आईटी में इन्होंने उसके ऊपर काफी थोड़ी सी एक प्रोग्रेस शो करके, तो इंडिया का एक, जिस तरह ये लोग इंडियन मूवीज के अंदर अपना एक फेस, ग्लैमरस फेस शो करते हैं, इन्होंने उसी तरह एक काविश की है दुनिया के आगे अपना एक ग्लैमरस फेस शो करने की, जो बुरी तरह नाकाम हो गया। क्योंकि गुर्बत जो है ना, वो सर चढ़ के बोलती है। अब जब भी कोई, मैं पर्सनली, मेरा अपना एक्सपीरियंस, आई विश कि मुझे पता होता आपके प्रोग्राम में आने से पहले कि ये टॉपिक है, तो मैं वो अपने मोबाइल से वो तस्वीरें निकाल के लाता जो मुझे इत्तेफाक हुआ एज ए पायलट। मैं सिविल एविएशन का पायलट था और मुझे ये चंद साल पहले लखनऊ में एक लैंडिंग करनी पड़ गई, टेक्निकल लैंडिंग थी वो, और मुझे कुछ चंद घंटे लखनऊ में मैंने गुजारे। मैंने उस लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें ली। आपको अगर मैं वो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया तो मैं वो तस्वीरें साथ लेके आऊंगा। अगर वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे चल जाएं तो आप कहें कि ये मेरा ख्याल है हम 1847 में चले गए, 1900 भी नहीं, 1847 में। ये मैं आई वाज शॉक्ड टू सी कि लखनऊ एयरपोर्ट के ऊपर इनके पास सेपरेट टॉयलेट्स नहीं थे लेडीज के और जेंट्स के। एक कॉमन सा वो लेटरिन टाइप टॉयलेट था। उसके बाद जो गुर्बत थी वो जगह जगह इनकी अयान। आप इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लें, सिर्फ एक इनका कहाँ अच्छे हैं ये, अब जो मोदी साहब की जलसे में बढ़ के हैं वो बहुत बड़ी है, बोल बहुत बड़े बड़े हैं। हम पाकिस्तान तरसेगा बूंद बूंद को पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को वो धूल चटा देंगे जो इसको याद रहेगी, हम इनको ध्वस्त कर देंगे। वो ध्वस्त हमें नजर नहीं आया। वो आज 22 तारीख का वो जो तुम लोगों ने एक टोपी ड्रामा शुरू किया था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, उसके बाद ना तो तुम लोग को बूंद बूंद पानी बंद कर सके, एक बूंद भी पानी का बंद नहीं कर सके जी, और ना पाकिस्तान को ध्वस्त कर सके हो। ये बढ़तों में बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बढ़कों में अच्छे। मेजर साहब, अभी जैसे आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आपने जिक्र किया, आपने तो खुद एक्सपीरियंस किया वहां पर तमाम हालात को देखते हुए, लेकिन बात वही है कि बॉलीवुड मूवीज का एक इन्फ्लुएंस तो है, वो एक मिथ तो बनी हुई है। तो मैं अब आप बात कर रहे हैं डिटेल में, तो इस बबल को भी बस्ट करें, और क्या हम पाकिस्तानियों को भी मजीद शुक्र अदा करने की ज़रूरत है? यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और भारत के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक आम आदमी का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अल्हम्दुलिल्लाह सुमन अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप देखें तो वो किसी हिसाब से इंडिया के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बहुत ऊपर है। हमारा जो आज, अगर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट खोल के देख लें, इनके 13.5 करोड़ अवाम जो है रात को बिना खाना खाए सोते, दे आर जस्ट लिविंग ऑन मिनिमम, वो जिसको कहते हैं ना कि ब्रेड्स, लिविंग ऑन ब्रेड्स, वो लिविंग। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई रेडी पान है, कोई दुकानदार है, कोई मजदूर है,
तो वो भी रात को बच्चों को सैर होके खाना खिला के अपने स्मार्टफोन के ऊपर, अपना इंटरनेट के ऊपर को रात को घंटा मीम्स बना के, टिकटॉक बना के घर वालों को हंसा के सोता है। जी। अच्छा सर, अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट की हम बात करें, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है, लेकिन भारत में 1 अरब 4 करोड़ भारतीय बाशिंदों को उम्दा ग़िज़ा मुयस्सर नहीं, मतलब कि जो बेसिक नीड है खाना पीना वो भारतीयों को मुयस्सर नहीं है, और ये भड़के मारते हैं राफेल की। क्या कहेंगे? और दिफाई बजट सर 80 अरब डॉलर है और इनके पास टॉयलेट नहीं है। क्या ये मोदी के किरदार पर खुला सवाल नहीं, जो खुद को भारतीय अवाम का सबसे बड़ा हमदर्द करार देता है? ये बिल्कुल वो ऊंची दुकान फीके पकवान वाला इनका हिसाब है, और इनकी बढ़के अब दुनिया और इनकी अपनी अवाम जो है वो अब तंग आ चुकी हुई है। खुद इनकी अवाम, वो कहते हैं ना, जब अफलास और भूख आती है घर में तो सबसे पहले आपका ईमान जाता है। अब जब इतनी दुनिया जो है, अब वो जब भूखी घर में सोएगी तो आप उनको लेक्चर दें कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अब जब वो दूसरी तरफ पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं, क्योंकि अब मीडिया ने चीजों को ओपन अप कर दिया, वो दौर गया। मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि भारत में तो टॉयलेट नहीं है, तो हर भारतीय की एक ही आवाज़ है, रोटी कपड़ा मकान और टॉयलेट। लेकिन अगर हम मोदी की बात करें तो वो राफेल राफेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके आवाम हैं उनके पेट में रोटी डालिए, फिर जंग की बात कीजिए। और हम आने वाली नशरियात में भारतीय झूठे प्रोपोगेंडे का जवाब अपने सच्चे फैक्ट्स के साथ देते रहेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।